खबर यह है कि देश में कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल आ गया है और स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक एक ही दिन में 9,300 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए हैं और एक दिन में ही इस जानलेवा बीमारी से 260 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये कोरोना को लेकर चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े आपके सामने हैं और 9,300 से ज्यादा मामले एक दिन में आ गए हैं और अब देश में कुल मरीजों की संख्या 2,16,900 के पार पहुंच गई है। इसमें 6,075 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि जो मरीजों के ठीक होने की दर है वो भी लगातार बढ़ रही है और अब ये बढ़कर 48% हो गई है, यानी 1,04,107 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। अब देश में कुल कोरोना के एक्टिव मामले 1,06,737 हैं और पिछले कुछ दिनों में मरीजों के ठीक होने के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर पूरे देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। यहां कुल मरीजों का आंकड़ा अब 75,000 पर पहुंच गया है और अब तक 2,587 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 32,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। मुंबई में भी कोरोना मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 41,986 तक पहुंच गई है, जबकि 1,368 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां अब तक करीब 26,000 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 208 लोगों की मौत हो चुकी है और कोरोना के कुल केस के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है। अब तक यहां 23,645 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 606 लोगों की मौत हो चुकी है और 9,542 लोग ठीक हो चुके हैं। और इस पर ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ रहे हैं समीर दीक्षित और मुंबई से हैं सुबोध मिश्रा। समीर, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। दिल्ली अभी काफी चर्चा में है क्योंकि जिस तरह से सीमा विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि तीनों राज्य जो सटे हुए राज्य हैं उनका एक कॉमन पास बनाया जाए। क्या तैयारी है, क्योंकि नंबर तो वहां भी लगातार बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो चीजें हैं वो खोल दी गई हैं, तो ऐसे में कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसको लेकर कुछ विचार हो रहा है क्या? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की गई थी उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि कैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग ई पास की व्यवस्था है और उसके चलते लोगों को जमीन पर क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो क्या तस्वीर है आपको एक तरफ मैं दिखाना चाहूंगा कि कुछ ऐसा ही तस्वीर लगभग दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पे बन जाता है, क्योंकि प्रशासन अपने अपने राज्यों के जो गाइडलाइंस है, नियम है, उनका पालन करता है और नतीजा ये होता है कि लोगों को इस तरीके से लंबे लंबे जाम का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि तीनों राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के, यानी कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से सटे हुए जो राज्य हैं, जो जिले हैं, उनको आपस में सामंजस्य बिठाना होगा और कोऑर्डिनेशन करके एक ही पास की व्यवस्था डेवलप करनी होगी, ताकि एक ही पास के जरिए दिल्ली का व्यक्ति न केवल नोएडा जा सके, गुड़गांव जा सके या फरीदाबाद जा सके। तो ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को आपस में बैठ करके और केंद्र के साथ ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म डेवलप करना होगा, बनाना होगा, ताकि एक ही पास बनाया जा सके और उस एक पास के जरिए आप दिल्ली एनसीआर में मूवमेंट कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। वो पास किस आधार पर बनेगा, वो प्लेटफॉर्म, कॉमन प्लेटफॉर्म क्या कुछ होगा, इसके लिए 1 हफ्ते की मियाद भी दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि 1 हफ्ते में इस कदम की तरफ सकारात्मक कदम उठाया जाए, यानी कि इसको हकीकत बनाया जाए। लेकिन ये एक तस्वीर है, ये है मूवमेंट के लिए कि इसको कैसे आप आसान बना सकते हैं। लेकिन दिल्ली की जो फिलहाल की स्थिति है, जो मौजूदा स्थिति है, वो लगातार बदतर होती जा रही है, लगातार वो हाथ से बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 1500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और मानो कोई होड़ से मची है दिल्ली और मुंबई के बीच में कि किसके मामले, रोजाना की संख्या, कौन क्या रिकॉर्ड बनाएगा। फिलहाल दिल्ली बाजी मार गया है। दिल्ली में ये अच्छा नंबर नहीं है, ये बहुत उत्साहजनक नहीं है, लेकिन पिछले 24 घंटे में
1500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस दिल्ली में सामने आए हैं, जिसके चलते दिल्ली में कोरोना केसेस का जो कुल आंकड़ा है वो 23,500 को पार कर गया है। यही नहीं, 9 मौत भी हुई हैं पिछले 24 घंटे में, और इस वक्त जो टोटल डेथ फिगर है वो 606 तक पहुंच गई है। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो मेडिकल एक्सपर्ट ने जो बात कही थी कि आने वाले समय में 2 महीने में कोरोना केसेस वो उछाल पकड़ेंगे, पीक पर जाएंगे, तो वो लगभग सच होता हुआ नजर आ रहा है। और उसके साथ ही ये भी सवाल उठने लगे हैं कि जो छूट या रियायत दी गई है, जो रिलैक्सेशन की बात कही गई है, वो कितना सही है और उसको किस तरीके से और कदम उठा करके इन रिलैक्सेशन को के साथ में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या में रुकावट या इस कर्व को कम किया जाए। लेकिन 2 कदम जो आज की स्थिति में दिल्ली सरकार ने उठाए हैं, उसमें यह कहा गया है कि 61 प्राइवेट अस्पतालों में 20% बेड इसको आरक्षित रखा गया है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के लिए। ऐसा आदेश दिल्ली सरकार ने जारी किया है और दिल्ली सरकार लगातार ये बात कह रही है कि कोरोना से लड़ने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जो कुछ भी संभव है वो दिल्ली सरकार कदम उठा रही है। लेकिन हकीकत उससे थोड़ा सा अलग जाता हुआ नजर आ रहा है कि हकीकत यही है कि पॉजिटिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। और आज एक बड़ा मार्मिक और बहुत ही दुखद बात ये रही कि एक लड़की, एक महिला अपने पिता के इलाज के लिए काफी दर दर भटकती रही ताकि उनके पिता को अस्पताल में एडमिशन मिल जाए, साथ ही इलाज हो पाए, लेकिन वो ये जंग हार गई। तो उससे भी ये सवाल उठता है कि क्या अस्पताल भी अब सही तरीके से कोऑपरेट या कि जो कोरोना पॉजिटिव केसेस है क्या उनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये भी एक तस्वीर सामने आई है जिससे सरकार पर, दिल्ली सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आपको एक और जानकारी दे दें कि दिल्ली में अभी जो कंटेनमेंट जोन है उनकी संख्या भी बढ़ गई है। 163 कंटेनमेंट जोन है जहां पर नियम ये कहता है कि सख्ती लागू रहे, लेकिन हकीकत उसके अलग नजर आती है। एक बार दोबारा तस्वीर दिखाना चाहूंगा दिल्ली बॉर्डर की, किस तरीके से ट्रैफिक मूवमेंट है, गाड़ियों की संख्या आप देख लीजिए। इससे आप ये जरूर अंदाजा लगाएंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो पटरी पर आ रही है। लोग काम के लिए, जरूरी सेवाओं के लिए, दफ्तरों के लिए रुख कर रहे हैं, अपने घरों से बाहर आ जा रहे हैं। ये इस बात के लिए जरूर आपको ये कहेगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी दिल्ली और एनसीआर में जरूर पटरी पर आ रही है, लेकिन उसकी एक भारी कीमत भी अब लोगों को चुकानी पड़ रही है, क्योंकि लगातार दिल्ली में पॉजिटिव केसेस की जो संख्या है वो बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। जी, बढ़ रही है। ठीक है, ये समीर ने 2 महत्वपूर्ण बातें बताई। एक तो ये कि किस तरह से वहां पर कामकाज हो रहा है, खास करके जो सीमा को लेकर कहा गया है कि तीनों राज्यों के कॉमन पास बनाए जाएं, और आंकड़ों को लेकर क्या ग्राउंड सिचुएशन है। अब मैं सुबोध आपके पास आना चाहूंगा। आपसे मेरा दो सवाल होगा। एक तो ये कि जिस तरह के आंकड़े मुंबई में आ रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में 75,000 से ज्यादा आंकड़े आ चुके हैं, तो इन आंकड़ों पर डॉक्टर का, एक्सपर्ट का क्या कहना है और सरकार इन आंकड़ों पर किस तरह से रिएक्ट कर रही है? बिल्कुल, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा मृत्युंजय जी कि जो आंकड़े हैं, निश्चित तौर पे महाराष्ट्र में जो आंकड़े हैं, आंकड़ों का जो ग्राफ है अभी भी सबसे ऊपर है। 75,000 कोई छोटी मोटी आंकड़ों की संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन एक बात देखने वाली सबसे बड़ी बात है, अगर आंकड़ों को लेकर बात करें, कि अभी भी मुंबई में जो पिछले बाकी राज्यों की अगर शहरों की बात करें, तो जिस तरह से वहां पर अचानक बहुत तेजी से मरीजों की संख्या की बढ़ोतरी हुई है, वो चीज उस लेवल पे मुंबई और महाराष्ट्र में नहीं देखने को दी है। आप पिछले 10 दिन के, जो मेरी एक्सपर्ट्स लोगों से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि आप पिछले 10 दिन के भी अगर आंकड़े उठाएंगे, लगभग एक ही उनका ग्राफ बना हुआ है। पूरे महाराष्ट्र में 2200 से 2500, 2500 के बीच है। वहीं मुंबई में 1000 से लेकर के 1300-1400 का आंकड़ा चल रहा है। निश्चित तौर पे ये जिस तरह से संक्रमण फैला है उसको लेकर के अगर हम बात करें, तो ये आंकड़ा जो है ये बढ़ तो रहा है, लेकिन स्टडी है, आंकड़ा स्टडी है। अभी सबसे बड़ी जो समस्या जो खड़ी है महाराष्ट्र, खासतौर से मुंबई की भी बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र सरकार के लिए सबसे बड़ी इलाज की समस्या है। किस तरह से जो संक्रमित मरीजों की जो संख्या बढ़ रही है उसको इलाज कैसे देंगे, उनको बेड कैसे मुहैया कराएंगे। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे सहयोगी जो दिल्ली से बता रहे थे, दिल्ली की जो एक महिला की कहानी बता रहे थे, त्रासदी बता रहे थे, वो इधर उधर भटक रही है। ये समस्याएं मुंबई में भी देखने को मिल रही हैं। और मुंबई में सबसे बड़ी चिंता का जो अगर विषय है वो यही है कि जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्या सारे मरीजों को इलाज देना संभव हो पाएगा।
वहीं अभी कल की अगर घटना की बात करें तो जो कल निसर्ग जो तूफान आया था उसकी वजह से कई सारे जो बीएमसी ने मुंबई में कई खुली जगहों पर जो कोरोना केयर सेंटर बनाए थे उनकी हालत थोड़ी सी खराब है, जिसकी वजह से शिफ्टिंग हुई है मरीजों की। और वो मरीजों की जो शिफ्टिंग हुई है, जो चलती हुई जो व्यवस्था थी उसमें थोड़ा सा तकलीफ आई है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा सरकार को इस चीज पे ध्यान देना होगा, क्योंकि जो अनलॉक 1 जो है उसके बाद धीरे धीरे दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। हालांकि 3 जून को दुकान जो खुलनी थी, जो शॉप्स खुलनी थी, अब वो कल यानी 5 जून से शुरू हो जाएंगी और 8 जून तक लगभग अनलॉक 1 के तीनों चरण जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो 8 जून के बाद भी क्या ये संक्रमण इसी तरह से बढ़ेगा, कम होगा, या और ज्यादा संख्या लोगों की बढ़ेगी? अगर लोगों की संख्या, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है मृत्युंजय जी, तो निश्चित तौर पे महाराष्ट्र सरकार के लिए एक ये बहुत बड़ा सरदर्द बनेगा। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार अभी आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी तक मुंबई और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र था, उसके संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी डिफरेंस था। लेकिन अभी आप देखिए तकरीबन लगभग आधा आधा हो गया। मतलब कि महाराष्ट्र के बाकी भी इलाकों में, बाकी भी जिलों में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पे अब महाराष्ट्र सरकार को सिर्फ मुंबई ही नहीं, मुंबई के अलावा पूरे महाराष्ट्र पर और भी जितने उनके जो हॉट स्पॉट बने हैं, और भी जितने भी शहर हैं जो जहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उधर भी ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाएगा। जी मित्र। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, बहुत शुक्रिया सुबोध आपका और समीर आपका कोरोना के ऊपर ये ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए।